ओके, तो हम कर रहे थे सेकंड पार्ट। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो बंद हो गया था वीडियो। कोई बात नहीं, चलो हम आगे बढ़ते हैं। देन द पोइट स्पोक। तो हम कह रहे थे कि उनका उनका जो बॉस है वहाँ पे वो भाषण दे रहा था जिसके अंदर थोड़े से फ्रीडम और डेमोक्रेसी के वर्ड्स आए थे। देन द पोइट स्पोक। फिर वो पोइट बोला ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज and silent audience. No one knew what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. आगे पोइट राइटर बोल कि उनके बॉस के बाद में वो पोइट खुद भाषण देने के लिए आगे आया। वे इससे ज़्यादा चकित और शांत श्रोताओं को संबोधित नहीं कर सकते थे। मतलब वो इतने, वैसे वो उसको देखकर सब शॉक्ड थे, है ना, कि अरे ये कौन आ गया, कौन आ गया, एक गेस्ट आ गया, बहुत बड़ा आदमी है वगैरह। और सब शांत थे, कोई आपस में बात नहीं कर रहा था, उनको सुनने के लिए उत्सुक थे। कोई नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, और उनकी बात को समझने के किसी भी प्रयास को, उनके बोलने की जो शैली, जिसको एक लहजा होता है ना, एक्सेंट बोलते हैं, उनका जो एक्सेंट था, उन्होंने बेचारों ने कोशिश भी की उसको समझने की कि वो बंदा बोल क्या रहा है, क्योंकि वो तो इंग्लिश बोल रहा था और वहाँ के जो ज़्यादातर जो सारे लोग थे वो है ना, मतलब इतने इंग्लिश के जानकार नहीं थे, तो उसने ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए अपने भाषण में कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बंदा बोल क्या रहा है। अगर समझने की कोशिश भी करता तो उसका जो एक्सेंट था, एक्सेंट का मतलब होता है शैली, एक खास तरीका होता है किसी भी भाषा को बोलने का। एक ही भाषा विभिन्न प्रकार की शैलियों में बोली जाती है। जैसे एक बिहारी जो होगा ना, बिहारी आदमी जो बिहार का है, वो अगर इंग्लिश बोलेगा तो उसका थोड़ा-सा लहज़ा अलग होगा। मारवाड़ी कोई बोलेगा तो उसका लहज़ा अलग होगा। साउथ का कोई हिंदी बोलने वाला या फिर साउथ की लोकल लैंग्वेज बोलने वाला अगर इंग्लिश बोलेगा तो उसका लहज़ा अलग होगा। हमें उसको, और जो सिख होगा, कोई पंजाबी होगा अगर, तो पंजाबी जो इंग्लिश बोलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये बंदा पंजाब से है ना? तो उसी का जो एक्सेंट था, चूँकि वो ब्रिटिश था, है ना, अंग्रेज़ था, तो उसका जो लहज़ा था वो ऐसा था कि वो जो वर्ड्स है वो समझने की कोशिश करे तो भी उनको समझ नहीं आ रहे थे। तो उनके सारे अटेम्प्ट जो थे समझने के, वो सब वेस्ट हो रहे थे उसके एक्सेंट की वज़ह से। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर। 1 घंटे तक वो पता नहीं क्या बक-बक करता रहा स्टेज पे, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा। देन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट। और वो पोएट चला गया और हम लोग वहाँ से तितर-बितर हो गए एक कन्फ्यूजन के साथ कि उसने क्या बोला और हम वहाँ पे कर क्या रहे थे, व्हाट आर वी डूइंग, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? ये अंग्रेज कवि का यहाँ पे क्या काम है इस स्टूडियो में जहाँ पर क्या बनती है, तमिल फिल्में बनती हैं, किसके लिए, साधारण लोगों के लिए। और ये अंग्रेज यहाँ पे आया पड़ा है, भाषण दे रहा है, क्या मतलब है इसका। पीपल हुज lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. तो ऐसे लोगों के जिनके जीवन में अंग्रेजी काव्य के प्रति रुचि जागृत करने की कोई संभावना नहीं थी। मतलब ऐसे लोग जिनको हमें पता है कि हमारी कभी भी अंग्रेजी काव्य के प्रति कोई भी रुचि जागृत नहीं होगी, तो वहाँ पे इस स्पीच का क्या काम है। द पोइट लुक प्रिटी बेफल्ड। और वो जो पोइट था वो खुद भी बेफल्ड, बेफल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। वो बेचारा खुद भी, उसको लग रहा था कि मैं जो बक रहा हूँ यहाँ पर, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो वो खुद ही कंफ्यूज था वहाँ पे। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शीर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट। वह कवि भी काफ़ी परेशान लग रहा था, बैफल्ड, कंफ्यूज लग रहा था, परेशान लग रहा था, क्योंकि एक अंग्रेज कवि की उत्तेजना और कष्टों के बारे में अपने भाषण के बेतुकेपन को उन्होंने महसूस किया कि कितना बेतुका भाषण है मेरा, कि इन लोगों को इस भाषण से कोई लेना देना नहीं है। तो उसको बेचारे को कितनी शर्म आई होगी, है ना। उसकी यात्रा, हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन मिस्ट्री। उसकी जो यात्रा है एक अवर्णनीय रहस्य रही, मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनएक्सप्लेन्ड, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मिस्ट्री, रहस्य। तो वो रहस्य ही रहा कि वो आया क्यों था बंदा वहां पे, ये एक रहस्य रहा, है ना। Then the great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. अब राइटर आगे कहता है, हो सकता है संसार के महान गद्य लेखक इसे स्वीकार न करें, लेकिन मेरा विचार दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है कि किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का सच्चा काम प्रोज राइटिंग नहीं है। क्या नहीं है, प्रोज, गद्य, गद्य राइटिंग नहीं है। कोई भी प्रतिभाशाली आदमी का
जो काम है, बेस्ट काम है, वो गद्य लिखना नहीं हो सकता। पर्स्यू ऑफ अ जीनियस, प्रतिभाशाली। इट इज फॉर द पेशेंट, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. यह धैर्यशील, दृढ़ प्रतिज्ञ है ना, धैर्यशील, पेशेंट, धैर्यशील, दृढ़ प्रतिज्ञ, परजर्वरिंग, परजर्वरिंग मतलब लगनशील है ना, और ड्रज जो उबाऊ काम करने वाले व्यक्ति के लिए है ना, विद अ हार्ट सो श्रंकन, जिसका हृदय इतना सिकुड़ा हुआ, श्रंकन का मतलब सिकुड़ा हुआ हो, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, और उसका दिल इतना छोटा हो कि कोई भी उसे तोड़ ना सके, है ना। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम, और रिजेक्शन, जितने भी उसको रिजेक्शन मिले, यानी रिजेक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे अस्वीकृति, जितनी भी उसको अस्वीकृति मिले, कोई उसे बोल दे नहीं तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, वो कहीं छपवाने के लिए जाए, पेपर में, पत्रिका में देने के लिए जाए, वहां से उसको निकाल दिया जाए, तो इस तरह की चीजें कभी भी उसको कोई फर्क नहीं करती है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी चीजें। तो इतना जो स्ट्रांग दिल वाला होता है बंदा, उसके काम का है ये, है ना, छोटे मोटे काम का नहीं है, जिसमें बहुत धैर्य हो, बहुत विचारशील हो, जो है ना, बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो ये लिखूंगा, चाहे किसी को पसंद आए चाहे नहीं आए तो भी मैं तो लिखूंगा, और बहुत लगन हो उसमें उसके काम की, ये उसके काम की चीज है क्या, प्रोज राइटिंग। He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. अब उसने जितने भी कुछ अपनी जो राइटिंग्स लिखी थी, है ना, संपादकों को लिखी, तो संपादकों से उसकी रचना को अस्वीकार किए जाने पर प्राप्त अस्वीकृति पत्र उसे परेशान नहीं करते थे। वह तुरंत लंबे तो वो क्या करता था, तुरंत ही लंबे गद्यांश की ताजा कॉपी तैयार करने में जुट जाता है, और उसको पता होता है कि वो मेरा अस्वीकृत होके आएगा वापस, तो ये चीजें उसको मायने नहीं रखती थी, है ना। तो वो क्या करता है, जो कॉपी वो तैयार करता है पेपर, पत्रिका को, अखबार को भेजने के लिए, उसके वापस लौटने का टिकट भी वो साथ में भेजता है कि अगर आपको पसंद नहीं आए तो ये है इसका टिकट, वापस इस पते पर भेज देना। मतलब इतना पेशेंट, धैर्य होना चाहिए किसी में। इट वॉज फॉर सच पीपल, ये ऐसे लोगों के लिए होता है। द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पोर्टेंट पेज, a short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter. अब क्या, तो ऐसे लोगों के लिए ही हिंदू, जो कि एक अखबार का नाम है, द हिंदू, क्या है, एक अखबार का नाम है द हिंदू, ये रहा, अखबार के नाम के आगे द आर्टिकल लगता है, द हिंदू, है ना। तो ऐसे ही लोगों के लिए हिंदू में एक महत्वहीन पेज के एक महत्वहीन छोटे से कोने में छोटी सी घोषणा प्रकाशित की गई थी, है ना। उसमें क्या लिखा हुआ था, कौन से नाम से वो की गई थी, द एनकाउंटर नाम से, जो अंग्रेजी पत्रिका है जो लघु कथा प्रतियोगिता आयोजित करती है। तो इसकी तरफ से एक अखबार के बहुत छोटे से, जैसे ये अखबार है और जिसमें एक ऐसा कोना जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना अखबार में, जिसकी वो खाली पड़ा रहेगा, तो वहां पे एक एड आया हुआ है। वो एड किसने दिया, द एनकाउंटर ने दिया, किसके लिए, लघु कथा के लिए। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाज नॉट नोन कॉमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटी। आई वांटेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंट अ कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड। वास्तव में जेमिनी साहित्य प्रेमियों में एनकाउंटर जानी मानी चीज नहीं थी, मतलब ये एनकाउंटर को कोई नहीं जानता था जेमिनी स्टूडियो में। पांडुलिपि को इंग्लैंड भेजने में काफी डाक खर्च करने से पहले मैं राइटर मैगनीज के बारे में जो मैगजीन थी ये, इसके बारे में जानना चाहता था, है ना। तो उसको जेमिनी स्टूडियो में लोग नहीं जानते थे द एनकाउंटर के बारे में ज्यादा, लेकिन उसका जब वो देखा ऐड की लघु कथा की प्रतियोगिता आयोजित की गई है, तो राइटर ने क्या किया कि इसके बारे में मैं थोड़ा पता करना चाहता था। ओके, बिफोर आई स्पेंड अ कंसिडरेबल सम, और जो मैं पैसा खर्च करने वाला था पोस्टेज के पर, जो अपने जो मैन्युस्क्रिप्ट है, मेरी पांडुलिपि है, वो भेजने, इंग्लैंड भेजने के लिए जो पैसा खर्च हो, उससे पहले मैं एनकाउंटर के बारे में कुछ पता करना चाहता था। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विद नो लॉन्ग वाइंडेड signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. उन दिनों ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर कोई लंबे चौड़े साइन बोर्ड या सूचना पत्र नहीं होते थे, है ना, जिससे आपको ये पता लगे कि आप एक ऐसे, फॉरबिडन का मतलब होता है जहां पर मनाही हो एंट्री की, निषिद्ध,
ऐसे क्षेत्र में ऐसे एरिया में आप एंट्री कर रहे हो। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लेइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स। और एनकाउंटर के विभिन्न अंक पाठकों द्वारा लगभग अनछुए इधर उधर वहां पे पड़े थे। उसने वो देखा कि एनकाउंटर के कुछ पेपर पड़े हुए वहां पे, है ना। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम, जब मैंने वहां पर एडिटर का नाम पढ़ा, आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट, मेरे दिल में एक घंटी बजी। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। अरे ये तो वही है, ये नाम तो मैंने सुन रखा है, ये तो वही आदमी है जो जेमिनी स्टूडियो में आया था, जिसने भाषण दिया था। I felt like I had found a long lost brother and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. मुझे ऐसा लगा कि जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं होता है बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। इस पेपर पर जब मैंने उसका नाम देखा तो मुझे लगा, अरे ऐसा लग रहा था कि मैं तो इसको बरसों से जानता हूँ, बहुत गहरा मित्र है मेरा, भाई है मेरा। तो उसका नाम देख के उसको इतनी खुशी होती कि अरे ये तो वही है जो आया था जेमिनी स्टूडियो में, है ना। जब मैंने लिफाफा बंद किया और उसका पता लिखा तो मैं गा रहा था, गा रहा था मतलब वो बहुत खुश था, है ना, खुशी के मारे गा रहा था। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। और मैंने ऐसा महसूस किया कि वो भी जो गाना मैं अभी गा रहा हूँ, तो वो कहीं पे भी हो दुनिया में, वो भी इस वक्त वो ही गाना गा रहा होगा। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स, जैसे फिल्मों में होता है दो जुड़वा भाई बिछड़ जाते हैं, फिर वो एक भाई जो करता है वही कहीं दूसरी जगह पे कोई दूसरा भाई बैठा होता है, वो भी वही कर रहा होता है, ऐसे सीन होते हैं ना। तो हो सकता है वो भी अभी इसी वक्त गाना गा रहा हो। डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म, है ना। फर्स्ट रील में वो सेम गाना गाते हैं दोनों भाई, फिल्मों में होता है। अब वो थोड़ा सा फिल्मों का क्या होता है, फिल्मों में दो भाई हैं गाना गा रहे होते हैं सेम, फिर बिछड़ जाते हैं वो लोग, ये इधर हो जाता है, ये इधर हो जाता है, ये इधर हो जाता है। फिर एक लॉन्ग टाइम के बाद वो दोनों मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, वही जो सेम गाना गा रहे होते हैं वो गाना एक दूसरे से सुनते हैं। अरे वाह, तुमने ये गाना कहाँ से सुना? वो पूछता, अरे तुमने कहाँ से सुना? कि मैं तो जब छोटा था तो अपने भाई के साथ गाता था। अरे मैं भी अपने भाई के साथ गाता था। तो अरे तुम ही तो मेरे भाई हो। तो ऐसे करके उनका मिलन हो जाता है। ये होती है पुराने 90s के पास आती थी ऐसी फिल्में, आजकल नहीं आती। ओके, तो उसको भी वैसा ही फील हो रहा था। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन, दैट वॉज हिज नेम। अब उसने उसका नाम रिकॉल किया। अरे स्टीफन, ये तो नाम था उसका। एंड ईयर्स लेटर व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, और बरसों बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर था, मतलब अब जेमिनी स्टूडियोज में मेरा काम नहीं था कुछ भी। आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, अब मेरे पास बहुत टाइम है लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। एनीथिंग एट और रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, कोई भी चीज़ जो सस्ती होती थी, है ना, तो वो मेरा ध्यान खींचती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस का जो फुटपाथ है ना, वहां पे देर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच, एक किताब के 50 पैसे। तो ऐसी बहुत सारी किताबों का वहां पे ढेर लगा हुआ था। कहाँ पे? मद्रास माउंट रोड पर। चूंकि सस्ती थी और उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो सस्ती चीज़ें उसका ध्यान खींची थी। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, ये उसी बुक की कॉपी थी। एन एलिगेंट पेपरबैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, अमेरिकन ओरिजिन का एक है ना, अमेरिकन संस्करण में पेपरबैक संस्करण था वो उसका, है ना, अमेरिकन ओरिजिन का, मूलतः अमेरिका का पेपरबैक संस्करण था। स्पेशल लॉ प्राइज स्टूडेंट एडिशन, वो विद्यार्थियों के लिए स्पेशल एडिशन रखा गया था, जिसका लो प्राइस जो है, पैसे है बहुत कम रखे गए थे, लो प्राइस था, कम बजट का, कम पैसे का, विद्यार्थियों के लिए स्पेशल एडिशन था वो। इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति की 50वीं सालगिरह की खुशी में ये विद्यार्थियों के लिए स्पेशल ऑफर था और उसकी कॉपी 50 पैसे में मिल रही थी। आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे दिए एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड। उस किताब का क्या नाम था? भगवान जो फेल हो गया, द गॉड दैट फेल्ड। और मैंने उसकी एक कॉपी खरीदी। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स in 6 separate essays describe their journeys into communism and their disillusioned return। 6 लोगों ने इस बुक के 6 विद्वानों ने इस बुक के अंदर
अलग अलग निबंधों में कम्युनिज्म में अपनी यात्रा और उनकी निराशाजनक वापसी का वर्णन किया था। द जर्नीज इनटू कम्युनिज्म एंड डिसइल्यूजन, निराशाजनक रिटर्न, वापसी का। अब ये 6 लोग कौन कौन से थे? एंड्रे गाइड, एक फ्रेंच लेखक, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, ऑर्थर कोस्लर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। ओ, स्टीफन स्पेंडर, ये तो वही है। सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस, उस किताब की वैल्यू मेरे लिए बहुत बढ़ गई जब मैंने ये नाम उसके अंदर देखा। स्टीफन स्पेंडर, द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज, जो जेमिनी स्टूडियो में आया था, ये तो वही पोइट है। इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड lit up by a hazy illumination। तो राइटर कहता है कि एक क्षण के लिए मुझे लगा मेरे दिमाग का अंधेरा कक्ष धुंधले प्रकाश से जगमगा गया। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। अब स्टीफन स्पेंडर के प्रति प्रतिक्रिया अब क्या है? मिस्ट्री नहीं रह गई थी, अब रहस्य नहीं रह गया था कि वो वहां क्यों आया था। क्यों आया था? कम्युनिज्म के बारे में वो जो बोला ना, 6 लोग अलग अलग जगह गए और वहां पे पता लगाने के लिए कि कम्युनिज्म का क्या विचारधारा है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं वगैरह, है ना। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्टीफन स्पेंडर्स पोइट्री। जो जेमिनी स्टूडियो का बॉस था, है ना, तो उसको वो उसका जेमिनी स्टूडियो के बॉस का स्पेंडर के काव्य से ज्यादा लेना देना नहीं रहा होगा, हो सकता है ना। बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल्ड, परंतु उसकी पुस्तक द गॉड दैट फेल्ड के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अर्थात जेमिनी स्टूडियो का मालिक भी स्टीफन स्पेंडर की भांति कम्युनिज्म के बारे में विचार रखता था। ओके, और वो कम्युनिस्ट था, वो इसीलिए वहां आया था। ओके, द चैप्टर का ये है एंड। ओके, चैप्टर हो गया खत्म। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन से है? ये वाले, फर्स्ट 2 3, और थोड़ा सा इसको कर देते हैं हाईलाइट विद हाइलाइटर। ओके, और कहाँ है क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए, सीबीएसई आरबीसी? ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आप लोग नहीं इसको मिस करोगे, बोर्ड एग्जाम में आपको ये दिखेंगे। ओके, और है इसके अंदर ऊपर, ये रहे, ये मैं करवा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ पहले। ओके, चलो अपना 6 नंबर जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। अभी बचा है अपने पास 7। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7 नंबर चैप्टर। चूंकि बोर्ड एग्जाम का अभी काफ़ी कम टाइम बचा है, हमें थोड़ी सी ग्रामर भी मैं देख रही थी कि ग्रामर भी करनी है अपन को, थोड़ा सा लाइटली, थोड़ा रिविजन के हिसाब से, है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं चैप्टर नंबर 7, और उसके बाद हम करेंगे 7 और जो भी चैप्टर बचे हैं उसके खत्म होने के बाद अपन करेंगे ग्रामर और कंपोजिशन, आपके सिलेबस का जो पार्ट है वो। ओके, चलो बाय।